नमस्कार। इस वीडियो में हम अपनी साइकियाट्रिक केस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन में सेकंड पार्ट में चर्चा करेंगे एडीएचडी के एक और केस के बारे में, जो कि जय की कहानी है, जो कि एक 19 साल का कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का है। तो इस केस में क्या होता है, आइए देखें कि जय जो है वो एक कॉलेज के अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलने जाता है अपनी एकेडमिक प्रॉब्लम्स के साथ। 6 महीने पहले जय का कॉलेज स्टार्ट हुआ, उसने कॉलेज में एडमिशन लिया। तभी से वो जो टेस्ट हो रहे हैं, क्लास टेस्ट या किसी भी तरह के जो टेस्ट होते हैं, उसमें बहुत पुअरली परफॉर्म करने लगा है। साथ ही साथ वो अपना जो स्टडी का शेड्यूल है वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है। उसको अब डर लगने लगा है कि उसका सेमेस्टर अब ख़त्म होने वाला है और उसे डर लगता है कि कहीं उसको कॉलेज से निकाल ना दें, कहीं वो फेल ना हो जाए। इस वजह से उसकी जो नींद है वो ख़राब रहने लगी है। वो समझ नहीं पा रहा कि वो कैसे पढ़े, किस तरह से अपना पढ़ाई का शेड्यूल बनाए, कैसे वो अपना ध्यान बनाए, क्योंकि उसे ध्यान बनाने में बड़ी समस्या आ रही है। और वो धीरे धीरे अब उम्मीद खोने लगा है और उसे लगता है कि अब वो कॉलेज अपना पूरा नहीं कर पाएगा, वो शायद फेल हो जाएगा, शायद उसके मार्क्स अब अच्छे नहीं आएंगे और कॉलेज वाले उसे शायद इस सेमेस्टर के बाद या अगले सेमेस्टर के बाद निकाल देंगे। उसके एग्ज़ाम्स होते हैं और फिर देखता है कि वो उसके एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हुए, लो ग्रेड्स आए। उसके बाद वो घर वापस लौटता है और अपनी फैमिली को बताता है कि मुझे लगता है मुझे अब कॉलेज छोड़ देना चाहिए, मुझसे कॉलेज में अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी। उसकी मम्मी उसके कॉलेज में जो क्लिनिक है जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की टीम एक बैठती है और बच्चों की जो भी मेंटल हेल्थ एकेडमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करती है, उनके पास वो मदर उसकी ले जाती हैं। और वहाँ साइकोलॉजिस्ट से बात करने के बाद साइकोलॉजिस्ट के कहने पर मदर उसे एक डॉक्टर के पास ले जाती हैं, क्योंकि स्कूल के साइकोलॉजिस्ट शायद इस चीज़ में समर्थ अपने को नहीं पाते कि वो उसकी कोई हेल्प कर पाए ज़्यादा। वो सिर्फ एकेडमिक लेवल पर उसकी काउंसलिंग करते हैं, पर वे उसे कहते हैं कि शायद इसको अटेंशन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एक प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तब उसकी मदर जय को एक प्राइवेट क्लिनिक पर ले जाती हैं जहां उसको और उसके बड़े भाई को भी एडीएचडी के लिए ट्रीट किया गया था जब वो छोटे थे। तब वो याद करती हैं कि इनको बचपन में भी ये प्रॉब्लम्स आई थी, तब भी मुझे इनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा था, शायद अब भी उन्हीं डॉक्टर के पास ले जाना सही रहेगा। वो सोचती हैं कि क्या ये एडीएचडी ही है जो अभी भी मेरे बेटे को प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है, या वो इससे बाहर आ चुका है और ये कुछ और नई तरह की समस्याएं हैं जो मेरा बेटा फेस कर रहा है। तो इस दुविधा में, इस कन्फ्यूजन में वो भी रहती हैं और वो इसी कन्फ्यूजन के साथ और अपने बेटे की प्रॉब्लम्स के साथ डॉक्टर को दिखाती हैं, डॉक्टर के पास जाती हैं। अब जय जो था वो इसी क्लिनिक पर तब आया था जब वो 9 साल का था और उसको एडीएचडी का डायग्नोसिस मिला था। डॉक्टर के पास उसके पुराने नोट्स होते हैं, जब उसको इवेल्युएट किया गया था, पुराने प्रिस्क्रिप्शंस और केस शीट्स होती हैं। वो देखते हैं कि जय को स्कूल में उस टाइम बहुत ट्रबल होती थी, जब वो अक्सर अपनी सीट से उठता रहता था, भागता था क्लास में, अपनी चीज़ें खो देता था, प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शंस थी वो फॉलो नहीं करता था, होमवर्क और क्लास वर्क कंप्लीट नहीं करता था, और जब उससे बात करो तो वो सुनता नहीं था, ध्यान नहीं बना पाता था। उस टाइम एक साइकोलॉजिस्ट ने भी कंफर्म किया कि उसको रीडिंग प्रॉब्लम्स भी हैं। जब उसका इवैल्यूएशन किया गया, प्रॉपर जब टेस्टिंग की गई, साइकोलॉजिकल टेस्ट सब किए गए, तब ये देखने में आया। पर जय की जो प्रॉब्लम्स थी उसमें स्पेसिफिक जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसका डायग्नोसिस मीट नहीं हो पाया, वो उसको फुलफिल नहीं करता था। इस वजह से उसको लर्निंग डिसऑर्डर का डायग्नोसिस नहीं मिला। और साथ ही साथ उसे स्पेशल एजुकेशन में जो सर्विसेज होती हैं, मतलब उसको रीडिंग राइटिंग सिखाने के लिए, उसकी एकेडमिक प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए जो अलग से इंटरवेंशन दी जाती है, स्पेशल एजुकेटर के द्वारा पढ़ाया जाता है, वो सारी सर्विसेज उसे उस टाइम पर नहीं मिल पाई। क्योंकि एडीएचडी के केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बजाय कि बच्चे को स्पेशल एजुकेटर का ट्रीटमेंट दिया जाए या उनकी इंटरवेंशन दी जाए। तो जय के जो प्राइमरी केयर डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, उन्होंने कहा कि इसे मेडिकेशन देते हैं, पर उसकी मदर ने रिफ्यूज़ किया। उन्होंने कहा कि मेडिसिन वो नहीं दिलवाना चाहती। जबकि उसकी एकेडमिक प्रॉब्लम्स के लिए उस समय उन्होंने एक ट्यूटर को हायर कर लिया और वो ट्यूटर उनको पढ़ाने लगा कि भाई इसकी कंसंट्रेशन इंप्रूव कर दो, रीडिंग एबिलिटीज स्किल्स इंप्रूव हो जाएं। इसके लिए उन्होंने एक ट्यूटर हायर कर दिया जो कि उसको वही सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था जो उसके स्कूल के सब्जेक्ट्स थे। कॉलेज के शुरू होने पर जय ने क्या देखा कि उसको फोकस करने में, अटेंशन बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है जब वो कुछ भी रीड करता है। खासकर कि जब वो कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड करता है तो उसका ध्यान ही नहीं बन पाता, सारा टाइम दिमाग कहीं ना कहीं घूमता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। कॉलेज में इतना स्ट्रेस आ रहा था उसको कि उसको अब नींद में भी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। उसका दिमाग हमेशा इसी में घूमता रहता था कि वो पढ़ क्यों नहीं पा रहा है। वो बहुत स्ट्रगल करने लगा, उसके एनर्जी लेवल्स लो होने लगे। और दूसरे बच्चे उसकी क्लास के कॉलेज में जो इतना एंजॉय कर रहे थे, मस्ती करते थे,
उनकी तरह वो मस्ती नहीं कर पा रहा था। जय का जो बड़ा भाई था उसको भी एडीएचडी था। इनफैक्ट इनके जो फादर थे, जिनकी बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी जब जय केवल 7 साल का था, मतलब करीब 12 साल पहले, उनको डिसलेक्सिया था जो कि रीडिंग डिसऑर्डर होता है। उसके फादर जो थे उन्होंने भी कॉलेज से ड्रॉप ले लिया था 1 सेमेस्टर के बाद ही। तो जय को लगता था शायद मैं भी अपने पापा की तरह अब ड्रॉप कर दूंगा, या मुझे भी ड्रॉप कर लेना चाहिए क्योंकि मैं भी शायद अपने पापा की तरह पढ़ नहीं पाता, शायद मुझे भी सेम टू सेम कंडीशंस हैं जिस वजह से मैं आगे कोप नहीं कर पाऊंगा, मुझे भी शायद ऐसा ही फ्यूचर मिलेगा। जय को एक साइकोलॉजिस्ट को रेफर किया गया और थोड़ी सी टेस्टिंग के लिए और अच्छे से डायग्नोसिस देने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने की जरूरत पड़ी, तो उसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर किया गया और डॉक्टर ने उसे डायग्नोस कर दिया एडीएचडी से। रिपोर्ट में यह भी देखा गया कि जय को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जिसमें उसे रीडिंग फ्लुएंसी की प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी जल्दी वो रीड नहीं कर पाता, स्लो रीड करता है, रुक रुक के रीडिंग करता है, और कॉम्प्रिहेंशन में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक तरीके से समझने में भी दिक्कत आती है। इसी के साथ साथ स्पेलिंग की मिस्टेक्स भी देखी गई, राइटिंग एबिलिटीज की भी प्रॉब्लम देखी गई, वो ठीक तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस करना भी उसके लिए मुश्किल होता है। जब उसको सबसे पहली बार असेस किया गया था 9 साल की उम्र में, तब उस टाइम पर जो क्राइटेरिया था वो ये था कि एडीएचडी के डायग्नोसिस के लिए 9 में से 6 सिम्टम्स जरूर होने चाहिए, और उस टाइम पर उसको एडीएचडी का कॉम्बाइंड टाइप डायग्नोस किया गया था, मतलब अटेंशन डेफिसिट भी है, हाइपर एक्टिविटी भी है। तो उस टाइम क्या हुआ था, जो एडीएचडी के 6 सिम्टम्स इनअटेंशन के और 6 सिम्टम्स हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी के फाइंड किए गए थे उस टाइम जय के बिहेवियर्स में, डेली बिहेवियर्स में, जिस वजह से उसको मिक्स्ड टाइप या ये कहें कि कॉम्बाइंड टाइप ऑफ एडीएचडी का डायग्नोसिस मिला था। तब DSM-4 के बेसिस पे डायग्नोसिस दिया जाता था। अब DSM-5 में, जो कि डायग्नोस्टिक मैनुअल है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने का, उसमें सिर्फ 5 सिम्टम्स की मौजूदगी जरूरी होती है उन लोगों के लिए जो 17 साल से बड़े होते हैं। अब जय जो है वो 19 साल का है, तो जय जो है वो एडीएचडी का डायग्नोसिस भी मीट करता है, साथ ही साथ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के भी उसके अंदर करीब करीब सारे सिम्टम्स मौजूद हैं। अब जब उसको सही डायग्नोसिस मिला है तो उन्होंने कॉलेज में अप्रोच किया और उसको काफ़ी एकेडमिक जो सपोर्ट सर्विसेज थी उसको प्रोवाइड की गई, और ऐसा कहा गया कि क्योंकि इसको लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो ऐसे में इसे मदद मिलनी चाहिए एक स्क्राइब की, एक ऐसा पर्सन जो कि उसकी जगह लिख पाए, एग्जाम दे पाए, साथ ही साथ इसको और कुछ प्रोविजंस भी मिलनी ज़रूरी है, जैसे कि इसको एग्जाम में ज़्यादा टाइम दिया जाए। तो कॉलेज के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए भी उसके डायग्नोसिस का काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि इस डायग्नोसिस के बाद ही उसे लर्निंग डिसऑर्डर का जब डायग्नोसिस मिला तभी उसे ये सारी एकेडमिक सर्विसेज मिल सकती हैं। तो एडीएचडी और स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट है अब जय ले रहा है और अपनी लर्निंग प्रॉब्लम्स को भी दूर करने के लिए वर्क कर रहा है, साथ ही साथ वो एडीएचडी से भी जो स्ट्रगल कर रहा है उसमें भी उसको पढ़ाई में अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए अटेंशन बिल्डिंग एक्सरसाइजेस का यूज लेना पड़ रहा है। साथ ही साथ डॉक्टर्स के कहने पर जय ने दवा लेनी भी शुरू की है, स्टिमुलेंट मेडिकेशन उसको मिल रही है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर तो दवाओं से ट्रीट नहीं होगा, बट अटेंशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए जय ने स्टिमुलेंट मेडिकेशंस को लेना अब शुरू किया है, जिससे कि उसको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलने लगा है। तो जो स्टिमुलेंट मेडिकेशन है वो उसको अटेंशन बिल्ड करने में हेल्प कर रही हैं, और साथ ही साथ जो उसको जो एक्स्ट्रा जो लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं जो वो सीख रहा है अपने डॉक्टर से, अपने साइकोलॉजिस्ट से, उसकी मदद से वो अपनी लर्निंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव कर रहा है। तो ये रहा जय का केस, जिसमें हमने देखा कि कैसे एक बच्चा जो कि बचपन में एडीएचडी से डायग्नोज हुआ था पर उसको सही तरीके से इंटरवेंशन नहीं मिली, मतलब उसको मेडिकल ट्रीटमेंट, बिहेवियरल ट्रीटमेंट मिल सकता था पर उस टाइम नहीं दिया गया क्योंकि मदर पूरी तरह से एजुकेटेड नहीं थी, पूरी विलिंग नहीं थी, और ऐसे में उसको एक ट्यूटर की मदद से पढ़ाया गया और उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो पूरी तरह से एड्रेस नहीं हो पाई। उस बच्चे का जो एडीएचडी था वो सही तरीके से टारगेट नहीं किया गया प्रॉपर इंटरवेंशन की मदद से। इंटरवेंशन मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज की मदद से। तो ऐसे में हम क्या देखते हैं कि जो जय जैसे जो बहुत सारे लड़के हैं, लड़के लड़कियां, हर तरह के लोग हैं जो बड़ी उम्र में आके, कॉलेज लाइफ में आकर भी जब अटेंशन और दूसरी जो एडीएचडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उससे सफ़र करते हैं, बचपन में अक्सर किसी ना किसी लेवल पर उनको अटेंशन प्रॉब्लम्स रही होती हैं, या तो उसका डायग्नोसिस हो जाता है या कई मामलों में डायग्नोसिस नहीं भी मिल पाता है, जिस वजह से वो बच्चे सफ़र करते हैं। स्कूल लाइफ में तो जैसे तैसे वो निकल जाते हैं, जैसा कि इंडिया में सीबीएसई का भी नॉर्म है कि 8th क्लास तक तो बच्चे को पास कर ही देते हैं,
9th क्लास में ही प्रॉब्लम आता है। तो ये अक्सर देखने में आता है साइकोलॉजिस्ट को डेली अपनी प्रैक्टिस में कि बहुत से बच्चे जिनको बचपन में सही से डायग्नोसिस नहीं मिला, वो बड़ी एज में आके जब 14-15 या उससे बड़ी उम्र में जब कॉलेज में आ जाते हैं तो वो काफ़ी हद तक अपनी अटेंशन प्रॉब्लम्स से सफ़र करते हैं। जय भी उन्हीं में से एक है। 19 साल की उम्र में जब वो कॉलेज में आता है, सेमेस्टर पूरा करने वाला है और अब उसे लग रहा है कि मैं तो पढ़ ही नहीं पाता, जैसे तैसे स्कूल पास कर गया। बड़ी मुश्किल से जय ने स्कूल पास किया होगा, पर बड़ी मुश्किल से उसने स्कूलिंग की होगी। 9th 10th 11th 12th ना जाने उसने कितनी स्ट्रगल से बिताए होंगे, क्योंकि एडीएचडी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अगर आप थोड़े टाइम के लिए इंटरेस्ट के साथ पढ़ने लग जाओ या अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ने लग जाओ तो आपका ये ट्रीटमेंट पूरी तरह से हो जाएगा या पूरी तरह से आपकी अटेंशन प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जय ने लगातार अपने स्कूलिंग करियर में, अपने कॉलेज करियर में भी अटेंशन की प्रॉब्लम्स को फेस किया है, स्ट्रगल किया है उससे। तो पहली चीज़ जो हम इस केस में देखते हैं क्या, कि जय जो है वो बचपन में डायग्नोसिस मिलने के बाद भी उसे बिहेवियर और जो दूसरी साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ हैं वो नहीं दी गई। उसकी जो रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी उनको भी डायग्नोस ठीक से नहीं किया गया, या जैसा कि हमने देखा कि लर्निंग प्रॉब्लम्स उसकी आइडेंटिफाई तो हुई थी छोटी उम्र में भी, पर वो डायग्नोसिस को फुलफिल नहीं करता था, क्योंकि 9 साल का बच्चा है, बहुत छोटा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो अक्सर कई डॉक्टर्स, कई साइकोलॉजिस्ट ऐसा सोचते हैं कि बच्चा शायद किसी तरह से ध्यान नहीं दे रहा, या उसकी जो रीडिंग प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है कि हम कहें कि वो डायग्नोसिस को फुलफिल करती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अक्सर साइकोलॉजिस्ट भी बच्चे को डायग्नोज नहीं कर पाते क्योंकि बच्चा पूरी तरह से प्रॉब्लम्स उस एरिया में शो नहीं कर रहा होता। पर अगर इसका इवैल्यूएशन दोबारा कराया गया होता, हम मान लो 11 की उम्र में, 12 की उम्र में कराया गया होता, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी का डायग्नोसिस इसे मिल जाता। 8-9 साल की उम्र में अक्सर बच्चों को लर्निंग डिसऑर्डर का डायग्नोसिस नहीं मिल पाता। कई तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि शायद स्कूल चेंज हो गया, या बच्चे पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, या किसी तरह से बच्चा थोड़ी बहुत मिस्टेक्स शो कर रहा है पर ज़्यादातर चीज़ें वो कर पा रहा है। तो 2-3 साल ही हुए हैं उसकी अभी स्कूलिंग को शुरू हुए, तो ऐसे में लगता है कि बच्चा तो अभी सीख रहा है। तो कई बार साइकोलॉजिस्ट देख नहीं पाते या बच्चा भी उस तरह की प्रॉब्लम्स शो नहीं कर पाता कि उसे लर्निंग डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिले। पर अक्सर ऐसा कहा जाता है टेस्टिंग के बाद कि हर साल ट्रीटमेंट इंटरवेंशन के बाद करीब करीब हर साल बच्चे का दोबारा इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है। पर उसकी मदर ने शायद ये सब पे ध्यान नहीं दिया, स्कूल वालों का भी शायद ध्यान नहीं गया होगा, जिस वजह से जय जो है वो स्कूलिंग करता गया, उसकी प्रॉब्लम्स बनी रही, और जैसे तैसे ट्यूटर की मदद से मम्मी भी सेटिस्फाइड रही कि चलो बच्चा पढ़ तो रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, कम से कम स्कूलिंग कर तो रहा है। ऐसे में चलता रहा। अब कॉलेज में आके वो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने लगा है। तो यही होता है जब अगर हम ठीक तरीके से अप्रोच ना करें ट्रीटमेंट को, प्रॉब्लम को ठीक से ना समझें, तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है और फ्यूचर में ऐसे हालात आ जाते हैं जब बच्चे को शायद पढ़ाई या कॉलेज ही छोड़ना पड़े। तो जय को भी ऐसा लगता था कि शायद मैं अपने पापा की तरह कॉलेज ना छोड़ दूं, क्योंकि जिस समय पापा उसके रहे होंगे स्कूल में, कॉलेज में, उस टाइम पर शायद लर्निंग डिसऑर्डर, एडीएचडी की इतनी अवेयरनेस नहीं थी। उसके पापा को ये कोई बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं लगी, डॉक्टर्स को भी ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, शायद डॉक्टर्स के पास कभी गए ही नहीं होंगे, स्कूल कॉलेज ने भी इतनी टेंशन नहीं ली, बच्चा पढ़ने में ध्यान नहीं लगा रहा, कमज़ोर है, लापरवाह है, जैसे तैसे करके वो निकल गया। पर जय जो कि आज के मॉडर्न स्कूलिंग में पढ़ रहा है और उसकी जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में हो रही है, तो चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि बच्चे अक्सर जल्दी एज में आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सही तरीके से प्रॉब्लम का डायग्नोसिस लेके उसका ट्रीटमेंट अप्रोच किया जाए। यहाँ कुछ बातें देखने की हैं कि जो एडीएचडी है वो चाइल्डहुड में ही डेवलप होता है। ऐसा देखा जाता है कि 12 साल की उम्र से पहले ही काफ़ी हद तक जो मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम्स हैं एडीएचडी के वो डेवलप हो चुके होते हैं, भले वो इनअटेंशन में हो, हाइपर एक्टिविटी में हो या दोनों एरियाज में हो। लड़कों में एडीएचडी लड़कियों के मुकाबले करीब 2 से 3 गुना ज़्यादा पाया जाता है, या ये कहें कि अगर एक लड़की को एडीएचडी है तो उसके बदले 2 से 3 लड़कों को एडीएचडी मिलेगा, या ये कहें कि एडीएचडी के सभी बच्चों में से करीब 70 से 60% बच्चे जो हैं वो लड़के होंगे और 20 से 30% जो हैं वो लड़कियां मिलेंगी। 5% बच्चों में और करीब करीब 2.5% एडल्ट्स में एडीएचडी मिलता है। अक्सर जब कई एडल्ट्स होते हैं जिनको कि कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, स्कूल में, एजुकेशन में या कॉलेज में मुश्किल आ रही होती है, वो अक्सर अपने को एडीएचडी का डायग्नोसिस दे देते हैं, या कई बार डॉक्टर्स भी गलती से उनको एडीएचडी का डायग्नोसिस दे देते हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि वो ऐसा कहते हैं कि हमें बचपन में ये प्रॉब्लम्स होती थी, बचपन में हमें पढ़ाई में मुश्किल होता था, ये था वो था।
इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे अक्सर ADHD का डायग्नोसिस दे देते हैं या लोग खुद ही अपने को सेल्फ डायग्नोस कर लेते हैं, जबकि ये एक गलत तरीका है। ADHD का डायग्नोसिस देने के लिए, जो कि बचपन में जिसका ऑनसेट हुआ होगा, उसके लिए जरूरी होता है कि किसी और पर्सन की, मतलब किसी फैमिली मेंबर की, खासकर कि पेरेंट की रिपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। किसी पेरेंट से बात करना जरूरी है कि बचपन में स्कूल में ये कैसा था बच्चा, या स्कूल की कोई रिपोर्ट्स हो, रिपोर्ट कार्ड्स में कुछ लिखा हो, या कभी बचपन में डॉक्टर को कंसल्ट किया हो, डॉक्टर ने टेंटेटिव तौर पे ही सही बट ADHD का डायग्नोसिस दिया हो, प्रोविजनल डायग्नोसिस ही दिया हो भले ही। कई बार लोग फिजिशियंस को या दूसरे डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट किया होगा तो उन्होंने शायद सजेस्ट किया होगा कि डॉक्टर को दिखा देना, साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को, और इसका ADHD का इवैल्यूएशन करा लेना। पर लोग अक्सर कराते नहीं, या इसको सीरियसली नहीं लेते, या उनको लगता है ये तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं डॉक्टर। तो उस केस में क्या होता है कि हमें यह देखना होता है कि बचपन में क्या इस तरह के सिम्टम्स प्रेजेंट थे, तो हमें मेडिकल रिकॉर्ड से, स्कूल रिकॉर्ड से, या पेरेंट्स के कहने पर हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह के सिम्टम्स मौजूद रहे हैं बचपन में। तो इसलिए बहुत से लोग जो गलती करते हैं और अपने को ADHD का डायग्नोसिस देने लगते हैं एडल्टहुड में और कहते हैं कि बचपन से हमें ये प्रॉब्लम है, इस भूल में नहीं पड़ना चाहिए और इस धोखे में पड़ने की बजाय पहले सही तरह से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, साइकाइट्रिस्ट या किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को। अब देखने में क्या आता है कि बचपन में जो ADHD, हाइपर एक्टिविटी और इनअटेंशन की प्रॉब्लम्स कैरी करता था, वो बड़ी उम्र में काफ़ी लोगों में हाइपर एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। एडोलेसेंस या उसके निकलने पर, मतलब 18, 20, 22 की एज तक हाइपर एक्टिविटी ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो चुकी होती है, जबकि इसकी बजाय रेस्टलेसनेस, इम्पल्सिविटी, इनअटेंशन, पुअर कंसंट्रेशन, ये वाली प्रॉब्लम्स जो हैं वो बनी रह जाती हैं। तो जय के मामले में भी हमें यही देखने में आता है कि बहुत सारे जो दूसरे सिम्टम्स रहे होंगे बचपन में हाइपर एक्टिविटी के, वो शायद उसके रिजॉल्व हो गए, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि उसको अब जो स्कूल में, कॉलेज में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करी उसने हाइपर एक्टिविटी को लेकर, पर पढ़ने में जो उसे समस्याएं आ रही हैं वो इनअटेंशन रिलेटेड समस्याएं हैं। साथ ही साथ वो बहुत सारी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी फेस करता है, जिससे कि उसके ADHD डायग्नोसिस की वैलिडिटी और भी ज़्यादा प्रूव होती है और भी ज़्यादा इस्टेब्लिश होती है। तो ये हमने एक केस डिस्कस किया ADHD का, जो एडोलेसेंस में जिसे डायग्नोसिस मिल रहा है, या जिसे कहें कि हम एडोलेसेंस में जिसका ट्रीटमेंट शुरू किया जा रहा है। डायग्नोसिस तो बचपन में भी मिला था, कि कैसे किन कंडीशंस में लोग जो हैं वो ADHD के डायग्नोसिस को लाइटली ले लेते हैं, ट्यूटर्स के पास उसको भेजकर इम्प्रूव कराने की कोशिश करते हैं, जबकि ट्यूटर जो हैं प्राइवेट वाले वो केवल उसे पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं। अगर बच्चा पढ़ेगा तो वो मेहनत करेंगे, नहीं पढ़ेगा तो जैसे तैसे वो प्रॉब्लमेटिक बच्चा बोलकर उसको जैसे तैसे निकाल देंगे, क्योंकि भाई उन्हें पैसा मिल रहा है। तो इसलिए ट्यूटर के भरोसे मत रहें। ट्यूटर कोई ऐसा खास शायद ही हो जो उसको ढंग से पढ़ा पाए या उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसके लिए लेबर ले पाए। कई ट्यूटर्स बच्चे के लिए बहुत सरदर्दी लेते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि जो ट्यूटर्स हैं वो अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, पर ट्यूटर्स उसकी प्रॉब्लम को, डायग्नोसिस जो है उसका, उसको नहीं जानते, उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, या शायद वो उसको पता होने के बाद भी ADHD के बच्चे को कैसे पढ़ाना है, इस हिसाब से शायद वो अपनी लर्निंग या टीचिंग जो है, उसकी स्ट्रैटेजीज जो है उसको शेप नहीं करेंगे। तो ऐसे में ट्यूटर की बजाय बिहेवियरल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या स्पेशल एजुकेटर के पास जाना बच्चे के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, अगर वो अपनी लर्निंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स शो कर रहा है या उसकी अटेंशन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो ऐसे में ट्रीटमेंट को अप्रोच किया जाए, ना कि ये देखा जाए कि ट्यूटर के सहारे प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया जाए। आज तक मेरे पास एक भी बच्चा ऐसा नहीं आया ADHD का जिसको कि ट्यूटर ने अच्छे से पढ़ाकर उसकी प्रॉब्लम्स को दूर किया हो। आज तक मैंने किसी भी ऐसे बच्चे को नहीं देखा, ना ही किसी एडल्ट को देखा जिनसे मैं मिला हूँ जिनको लेटर एज में जाके एंग्जाइटी या एडिक्शन की प्रॉब्लम्स हुई हों, क्योंकि जिनको कि बचपन में ADHD हुआ होता है, बड़ी उम्र में आके उनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर या एडिक्शन की कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। अक्सर ऐसा देखने में आता है। तो मेरे पास आज तक कोई ऐसा एडल्ट नहीं आया जो बताए कि बचपन में उसको अटेंशन प्रॉब्लम्स थी या उसको डायग्नोसिस मिला था बचपन में और वो ट्यूटर की मदद से ठीक हो गया हो। ज़्यादातर केसेस में ये बच्चे इग्नोर ही हुए होते हैं और ये बड़ी उम्र में एकेडमिक प्रॉब्लम्स फेस करते ही हैं। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें ध्यान रखने की हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी, आपको मदद करेगी अपने ट्रीटमेंट में, अपने बच्चे के ट्रीटमेंट में, डायरेक्शन लेने में। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के दूसरे केसेस के बारे में आप जानकारी लेते रहें। धन्यवाद।